presents Between the Sheets. So my name is Anil and this show is called Between the Sheets. Give it a open mind and listen to it. Just listen. I was in 8th standard when I used to listen to your show. 8th standard? Yep. Oh my God, you're not supposed to. You understand that, right? This is Yeah, for but adults you know- only. The show has a history. It started on the internet in 2001. Then it came on to an FM station 2007. Went off air by 2009 late. And now we're back on. So we've had an interesting history on this show. तुम्हारी इंतजार में बिता दी सारी जिंदगी नहीं देखने को मिला तुम्हारी एक झलक बेबस होकर निकले थे हम घर से उसी बेबसी को लेकर जी गए सब If you like what you hear, you're just a click away from many more episodes from your favorite show. Hello and welcome to another edition of Preparing for Your Overland Adventure. अगर आप देश तक घूमना चाह रहे हो बाय रोड, उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशंस की ज़रूरत है। हमारे पिछले 2 वीडियोस में आपने देखा है कि ये डिसीजन कैसे लेते हैं, क्यों लेते हैं। उसके बाद हमने एक और वीडियो लगाई कि व्हीकल सिलेक्शन क्या होना चाहिए। अब व्हीकल सिलेक्शन के बाद पेपर वर्क तक आ जाते हैं हम। पेपर वर्क, इस गाड़ी को दूसरे देशों में कैसे ले जाएं, ठीक है। तो इंडिया से जब आप अपनी गाड़ी इंडिया के बाहर ले जाओगे तो क्या क्या पेपर की ज़रूरत पड़ेगी इस गाड़ी के लिए। पर्सनली नहीं, हम अपने लिए एक दूसरे अगले एपिसोड में आपके लिए वो उसके बारे में बताएंगे, पर ये एपिसोड सिर्फ गाड़ी का पेपर वर्क के लिए है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक शब्द कारने, इसका क्या स्पेलिंग है? CARNET, कारने। ये एक गाड़ी का पासपोर्ट है जो दुनिया के बहुत देश इसे अपना लिए हैं। अगर ये कारने आपके पास हो तो वो आपको अंदर अलाउ करेंगे, नहीं हो तो नो एंट्री। तो इंडिया भी इस कारने के प्रथा को अपनाया है। इस कारने के बगैर आप गाड़ी को बाहर देश ले भी नहीं जा सकते हो और देश के अंदर आ नहीं सकते हो। अगर छल कपट से आप इस गाड़ी को ले भी गए बॉर्डर को पार करके, जब वापस आओगे, अगर पकड़े गए, कस्टम्स बॉर्डर पे इमिग्रेशन और कस्टम्स वाले आपसे पूछेंगे कि कारने बताओ जी। That's when the problems start happening. But it's easy if you get a carnet. How do you get a carnet? carnet देता कौन है? हमारे देश में ऑटोमोबाइल एसोसिएशंस हैं। वेस्टर्न इंडिया ऑटोमोबाइल एसोसिएशन, नॉर्दर्न इंडिया ऑटोमोबाइल एसोसिएशन, ईस्टर्न इंडिया और सदर्न इंडिया। मेरा तजुर्बा नॉर्थ ईस्ट और साउथ से बहुत कम है। एक्चुअली साउथ से है, पर वो तजुर्बा अच्छी नहीं है। जिस संस्थाओं ने अपने आप को स्थापित इसलिए किया क्योंकि वो अपने मेंबर्स की मदद कर सकें, थोड़ा सा पावर मिलने पर वो अकड़ने लगते हैं, जैसे कि वो आप पर एक एहसान कर रहे हैं। पर उसका एकदम विपरीत एक्सपीरियंस मुझे वेस्टर्न इंडिया ऑटोमोबाइल एसोसिएशन से मिला, जो बॉम्बे से है। मुंबई में WIAA है, वेस्टर्न इंडिया ऑटोमोबाइल एसोसिएशन। इनकी जो व्यवहार है हम ओवरलैंडर्स के प्रति, वो एक दोस्त जैसा है, दोस्ती जैसा है। हमारे मदद के लिए हैं वहाँ पे। उनको समझ आती है कि हम किस किस जोखिम से लेकर क्या क्या झेल के हम ये सब करते हैं, और वो सेंसिटिव हैं इस बात पर। प्रॉब्लम हो तो उन्हें फ़ोन करके हम डिस्कस कर सकते हैं, वो हेल्प करते हैं, वो उपाय बताते हैं। ऐसा पार्टनर होना एक बहुत ही अहम बात है। वहाँ के जो बॉस हैं नितिन डोसा और उनके साथ जो काम करती हैं सिमरन,
इनसे दो बेटर लोग हम मिले नहीं उनसे। तो वेस्टर्न इंडिया ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ये कारें इशू करती हैं, पर ये कारें, इसके रूल क्या है, ये कारें चाहिए भी क्यों? हमारे कस्टम्स डिपार्टमेंट का ये रूल है, और कस्टम्स डिपार्टमेंट का रूल के हिसाब से वेस्टर्न इंडिया ऑटोमोबाइल एसोसिएशन इस रूल का पालन करती है। कस्टोडियन। तो कारें इसलिए दिया जाता है ताकि आपका जो ये जुगाड़ू वाले आइडियाज होते हैं ना कि चलो यार गाड़ी बाहर ले जाते हैं, भारी बेच के अंदर आ जाते हैं, पैसे कमा लिए, वहां पे शायद किसने अच्छा प्राइस दे दिया तो गाड़ी बेच के हम प्लेन पकड़ के आ जाए। इसको मना करने के लिए कारें हैं। चलिए, और ऐसा भी कुछ जुगाड़ू आइडियाज आपके आएंगे कि चलो बाहर जाते हैं और बाहर वाली गाड़ी अंदर ले आते हैं। वो भी नहीं कर सकते क्योंकि उसका अगर कारें नहीं है तो आप एंट्री नहीं मार सकते हो। इंपोर्ट करना हो तो उसका करीब यूज गाड़ियों का 189% ड्यूटी देना पड़ता है उस गाड़ी की वैल्यू के हिसाब से। तो इसको पकड़े रखने के लिए कारें का इस्तेमाल होता है। पर कारें एक पीस ऑफ पेपर है, हाँ, पर ये फ्री में नहीं आती। इसमें आपको जमानत पे पैसे रखने पड़ेंगे, उनके साथ गिरवी, डिपॉजिट कहते हैं इसको, रिटर्नेबल रिफंडेबल डिपॉजिट। पर ये कितना डिपॉजिट देना चाहिए? कस्टम्स के रूल्स के हिसाब से जो भी परसेंटेज जो ड्यूटी का बनता है 200% ऑफ अ न्यू कार। अगर इस गाड़ी की वैल्यू 100 रुपए हो तो आपको डिपॉजिट 200 की देनी पड़ेगी। अगर 20 लाख की वैल्यू हो, डिप्रिशिएटेड वैल्यू नहीं, ओरिजिनल इनवॉइस वैल्यू, अगर इनवॉइस वैल्यू 20 लाख की हो तो 20 लाख का डिपॉजिट देना पड़ेगा। अगर गाड़ी को देश के बाहर ले जाना हो कारें पे, कानूनी तौर से। तो अगर गाड़ी 10 लाख की हो तो 20 लाख। आई थिंक वो डिप्रिशिएटेड वैल्यू पर भी काम कर सकते हैं, पर ये जो बातें उनसे करनी चाहिए। वो केस बाय केस भी अपना रिलैक्स करते हैं या अटल रहते हैं सामने वाले को देखकर। उनको भी कॉन्फिडेंस होनी चाहिए ना कि सामने वाला शाना बनने की कोशिश नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए व्हीकल सिलेक्शन में मैंने एक बात नहीं करी कि जब आप व्हीकल सेलेक्ट करते हो तो नई गाड़ी ना ले, यूज्ड गाड़ी ले, और यूज्ड गाड़ी को मॉडिफाई करे, क्योंकि यूज्ड गाड़ी की जो वैल्यू है कार में उस पे लगता है, सस्ता पड़ेगा। और यूज्ड गाड़ी का एक और बेनिफिट यह है कि आप अपने हिसाब से उस गाड़ी को मॉडिफाई कर सकते हो। हालांकि इंडिया में मॉडिफिकेशन भी एक चैलेंज है जहां पर आरटीओ इसे मना करती है, क्योंकि मोटर व्हीकल्स एक्ट में ये दर्ज किया हुआ है कि ये मना है। खैर छोड़िए, ये एक अलग सा डिस्कशन है, पर जल्दी से इस बारे में मेरी टिप्पणी ये है कि अगर मॉडिफिकेशंस मना है तो ये चीज़ें, ये जो बुल गार्ड हैं, ये लाइट्स हैं, इसे इंडिया में बेचने क्यों देते हैं? सरकार इसे भी मना करनी चाहिए। इसको अंदर तक लाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, बिक्री होने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, पर वो अलाउ करते हैं, उस पर टैक्स भी लेते हैं। पर जब हम उसे खरीद के अपने गाड़ियों पे लगाते हैं क्या, तो वो अलाउड नहीं है। थोड़ा इधर ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में इसकी अर्जी लेके जानी पड़ेगी, क्योंकि ये जो पुराने ख्यालात के रूल्स जो हैं अभी भी जो लागू हैं वो आउटडेटेड हो गए हैं, और इसे चेंज करना चाहिए, क्योंकि लोगों का जो पैशंस जो हैं जो और लाइफस्टाइल्स बदलती जा रही हैं, और कानून भी उस हिसाब से बदलनी चाहिए। और इसकी मनाही नहीं होनी चाहिए, पर इसकी देख रेख होनी चाहिए, ताकि लोग
इसका गलत फायदा ना उठाएं। पर सीधा मना करने का क्या मतलब? ये ऐसा ही हुआ ना अगर कहें कि चलो ड्रग्स गैर कानूनी है, गैर कानूनी है जी, पर उसे बेचने दो, कानूनी तरफ से ड्रग्स बेचो। तो कानूनी तौर से ड्रग्स बिकेगी, खरीदने वाले खरीदेंगे, पर फूकना गैर कानूनी है। बात तो यही हुआ। तो हमारी सरकार से अर्जी यही है कि इसे प्लीज रिलैक्स कीजिए और इसे रेगुलेट कीजिए बेशक, पर ये दो तरफा कानून किसी की समझ में नहीं आए और तभी कानून का उल्लंघन होता है और इस उल्लंघन से पुलिस इसका फायदा उठाते हैं अपने जेब भरने के लिए। अगर हम सब साथ मिलके एक पीसफुल जिंदगी जी पाएंगे तो क्यों नहीं? अगर मॉडिफाई करना है तो उसका एक फी लगा दीजिए ना, एक फीस हम देने को तैयार हैं, पर एटलीस्ट ये रोज रोज का हरासमेंट से तो कम हो जाएंगे ना हम। तो चलिए, ये रहा कारने। हो सके तो इस वीडियो में इस कारने का मैं फोटो दिखा दूं ताकि आपको पता चले ये दिखता कैसा है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे वीज़ा फॉर्मेलिटीज, रूट प्लानिंग, क्या क्या अपने जहन में रखना चाहिए, और हर चीज़ का, हर सवाल का जवाब तो मैं इस वीडियो पे शायद नहीं दिया हूं। तो आपके सवाल जो हैं प्लीज़ कमेंट्स में रखिए या हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक द्वारा भेजिए। @gift of life adventure है हमारे फेसबुक का हैंडल या इंस्टाग्राम का हैंडल, सेम थिंग। And please share this video, support our cause. The reason I'm making this video is not for any other purpose other than to answer some of the questions that you had. कि अगर आपको ऐसे मुहिम पे जाना हो या ऐसे पर्यटन के लिए जाना हो तो क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, किस किस चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो मेरे तजुर्बे से जो हो पाया मैं आपसे बता रहा हूँ, शायद कम्प्लीटली नहीं, पर रिसर्च ज़रूरी है दोस्तों। रिसर्च कीजिए और ऑफ कोर्स आपके सवालों का जवाब मैं देने हमेशा हाजिर। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी। जय हिंद।